Good morning students. In the last class we have discussed about some basic terms used in thermodynamics. Here we discussed type of systems, open system, closed system and isolated system. We discussed extensive and intensive properties. And we also discussed reversible process and irreversible process. So our next topic is thermodynamic क्वांटिटीज. तो आप हेडिंग डालिए थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज पढ़ेंगे जो थर्मोडायनामिक्स में यूज होती हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद हीट। देखिए हीट क्या होती है? इट इज द डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन टू वेज, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। हीट जो है वो डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है और वर्क जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसमें क्या होता है, हीट में एनर्जी ट्रांसफर कब होगी? इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। Energy is transferred due to temperature difference. जब भी हम हीट की बात करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट जब भी होगी, जब क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। जैसे सपोज एक ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है। व्हेन टू सरफेस कम्स इन कांटेक्ट, जिनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, तो हीट फ्लो होगी कहां से? जहां टेम्परेचर ज्यादा है उस सिस्टम पे जहां टेम्परेचर कम है। तो भी इस केस में जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो और उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो तो एनर्जी ट्रांसफर होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और टेम्परेचर डिफरेंस से अगर कोई और किसी वे से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो होगी वर्क से ट्रांसफर होती है। और इसमें जब हीट ट्रांसफर होती है तो सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक साथ नहीं बढ़ती, सभी को एक जैसी हीट प्रोवाइड नहीं होती। तो ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट की फॉर्म से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है तो इसमें डिसऑर्डर्ड रहता है, बट वर्क से जो होती है वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब इसमें आपको टू साइन कन्वेंशन यूज करने हैं। आईयूपीएससी साइन कन्वेंशन देखिए हीट के लिए क्या यूज करने हैं आपको इस चैप्टर में केमिस्ट्री में। ठीक है, कुछ साइन कन्वेंशन दिए गए हैं। फर्स्ट हीट के लिए क्या है? व्हेन हीट इज absorbed by the system, तब आपकी हीट जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। ये आपको साइन ध्यान रखना। जब आपका कोई सिस्टम सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब आप क्या लिखोगे? क्यू जो होगा वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव। और इन सेकंड केस व्हेन हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, तब क्यू क्या होगा? नेगेटिव। तो ये आपको यूज करना है। अगर आपका कोई सिस्टम हाई टेम्परेचर पे है और ये बाहर की तरफ हीट सराउंडिंग में दे रहा है, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, तो क्या होगा? हीट नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एंटर इनटू द सिस्टम, तो पॉजिटिव। हीट आउट फ्रॉम द सिस्टम, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखनी है। तो ये फर्स्ट थर्मोडायनामिक क्वांटिटी हीट। सेकंड देखिए वर्क। वर्क इज द ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क such as electrical work, मैकेनिकल वर्क, ये सब आपने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क।
मैकेनिकल वर्क, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन से यहाँ पर ले आओ दूसरी पोजीशन पे, तो आपने क्या करा है मैकेनिकल वर्क। तो किसका यूज हुआ है, फोर्स का। तो जहां पे भी फोर्स की बात आती है वहां पर एनर्जी जो होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रिकल वर्क, अगर हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीटर, तो वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क। तो इस तरह से वर्क जो होगा वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, सभी मॉलिक्यूल्स को एक जैसी एनर्जी मिलेगी वहां पर। वर्क आपका टू टाइप का होता है, वर्क जो होता है वो टू टाइप से होता है, पीवी वर्क और नॉन पीवी वर्क। पीवी वर्क कब पढ़ते हैं, जब हम गैस की बात करते हैं, गैस की एक्सपेंशन की और कंप्रेशन की। गैस एक्सपेंड होती है या फिर गैस कंप्रेस होती है, तो उस केस में हम वर्क जो लेते हैं वो लेते हैं पीवी वर्क। अगर अदर देन गैस एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन की बात करें, जैसे मैकेनिकल वर्क, यहाँ पे ना तो कुछ एक्सपेंशन हुई ना ही कंट्रैक्शन हुई, तो वहां पे वर्क होगा नॉन पीवी वर्क। बट इस चैप्टर में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमें पढ़ना है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो इसी को हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसमें आप देखिए, सपोज एक गैस हम फिल करते हैं किसी वेसल में, यहाँ पे गैस है और ये पिस्टन लगाया हुआ है, मूविंग पिस्टन। बाहर से क्या है, पी एक्सटर्नल, और अंदर से इस पिस्टन पे क्या कर रहा है, प्रेशर ड्यू टू गैस। अगर ये पिस्टन यहाँ पर फिक्स है, मूव नहीं कर रहा, तो इट मींस जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स किसको बोल रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को। ड्राइविंग फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है अपोजिंग फोर्स जो लग रही है ड्यू टू प्रेशर ड्यू टू गैस। तो इस केस में इक्वल है, तभी ये यहाँ पर है। अब हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर हम इस केस में ये कह सकते हैं कि पी एक्सटर्नल जो होता है वो किसके इक्वल है, माइनस पी गैस। ये रिवर्स डायरेक्शन में है दोनों, तो ये कह सकते हैं। गैस के केस में इस चैप्टर में केमिस्ट्री में हम वर्क डन निकालते हैं बाय द गैस। हर बार हमें निकालना है जो सिस्टम है, सिस्टम क्या है हमारा, ये जो गैस है इस पे वर्क निकालना है। अब यहाँ पर अगर ये पिस्टन थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, गैस थोड़ी सी स्लाइटली कंप्रेस होती है, तो स्लाइटली चेंज होगी वॉल्यूम में, और गैस अगर स्लाइटली एक्सपेंड होती है तो वॉल्यूम में चेंज तब भी क्या होगा, स्मॉल। तो अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें, स्टार्टिंग में अगर हम स्मॉल चेंज की बात करें, when change in volume is small, तो वर्क डन में क्या चेंज आएगा, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल चेंज इन वर्क डन। गैस के केस के लिए निकालेंगे हर बार वर्क डन बाय द गैस, प्रेशर फॉर गैस मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, पीडीवी। अब प्रेशर जो गैस है उसकी जगह अगर पी एक्सटर्नल लिखे तो स्मॉल चेंज इन वर्क डन किसके इक्वल आ गया, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब हम टोटल चेंज निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। लिमिट क्या होगा, वॉल्यूम V1 टू V2। ये जो चेंज है ये बहुत ही स्मॉल है, और जब भी आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी बात हो रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस की। ये अपने माइंड में ध्यान रखना है आपको, ये प्रोसेस है रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, चेंज जो होता है, चेंज इन वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल होता है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, डीपी। इनफाइनाइट स्टेप्स में होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, और फॉर ईच स्टेप देयर विल बी एन इक्विलिब्रियम बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वहां पे चेंज इन वॉल्यूम इज स्मॉल, तो टोटल वर्क डन हम निकालते हैं बाय इंटीग्रेटिंग पी डीवी। तो जब भी इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो आप क्या ध्यान रखना, इसके लिए रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका यूज होगा आगे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब हम देखिए केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक में वॉल्यूम क्या हो गई, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगी, तो उस केस में वर्क क्या होगा, जीरो। तो वर्क क्या आ जाएगा, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज कोई नहीं, पिस्टन यहाँ पे फिक्स है, तो नो चेंज इन वॉल्यूम। केस 2 आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। अब आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट है प्रेशर, ये बाहर आ गया, dv लिमिट v1 टू v2। अब यहां से सोल्व करते हैं, तो लिमिट अगर हम लगाए वॉल्यूम पे v2 माइनस v1, तो वर्क क्या आ गया, माइनस p dv डेल्टा v। तो ये आपका किसके लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यही आपका इरिवर्सिबल के लिए आएगा, ये हम आगे प्रूव करेंगे। तो ये आपका रहेगा आइसोबारिक में व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। अब इसमें दो केस आते हैं, इस फॉर्मूले से हम दो केस राइट करते हैं, वो देखिए कैसे। देखिए वर्क माइनस पी डी, या दोनों केस के लिए यूज कर सकते हो। फर्स्ट देखिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम v2 माइनस v1 क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर ये फैक्टर पॉजिटिव होगा तो वर्क क्या आएगा, नेगेटिव। गैस एक्सपेंड कब होगी, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम क्या रहता है, नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम नेगेटिव। ठीक है, एनर्जी की टू मोड होती है, वर्क और हीट। वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम नेगेटिव। सेकंड केस है वर्क ऑफ कंप्रेशन, गैस अगर कंप्रेस होगी तो फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम से कम होगी, तो चेंज इन वॉल्यूम इस केस में क्या आएगा, नेगेटिव। चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस केस में हम कहेंगे कि वर्क इज डन। गैस अगर कंप्रेस हो रही है तो किस पे वर्क हो रहा है, गैस पर, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, अब हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में ये दो ऐसे यूज नहीं करते, पर एक ही हम वर्क की बात करते हैं, तो सिर्फ डिफरेंस इज साइन का है फिजिक्स में। तो साइन कन्वेंशन फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अलग अलग है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। केमिस्ट्री में अगर आपके सिस्टम पर काम हो रहा है, आपके सिस्टम पर वर्क हो रहा है और उसको हीट सप्लाई हो रही है, तभी पॉजिटिव है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव है, हीट सप्लाइड बाय द सिस्टम नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो क्या है, पॉजिटिव। और हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम को, तो ये आपका हीट क्या है, पॉजिटिव। तो ये टू मोड है एनर्जी के ट्रांसफर के। अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट वर्क, आपको मैंने पहले भी बताया है वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। वर्क क्या है बेटा, पाथ फंक्शंस, सभी स्टूडेंट्स को पता है। अगर वर्क पाथ फंक्शन है तो अगर हम बात करें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों का पाथ अलग अलग है, दोनों के मेथड अलग अलग है। एक होती है इनफाइनाइट स्टेप्स में, स्मॉल स्टेप्स में, स्लो स्टेप से होती है, स्लोली होती है काफी, और इरिवर्सिबल होती है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, वेरी फास्ट इन अ डेफिनेट स्टेप। तो हम कह सकते हैं वर्क ऑफ रिवर्सिबल नॉट इक्वल टू वर्क ऑफ इरिवर्सिबल, दोनों इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो इन दोनों के लिए अब हम अलग अलग ड्राइव करेंगे। तो फर्स्ट देखिए आप, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे ड्राइव होगा।
रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप इसमें देखिए आइसोथर्मल, आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। अब आप रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन निकालते हैं तो आप फॉर्मूला देखिए, वर्क क्या है आपने पढ़ा है, वर्क माइनस पी एक्सटर्नल dV। If we consider gas is an ideal gas, you know PV is equal to nRT, P is equal to nRT by V। अब हम T एक्सटर्नल की जगह अगर हम ये रखते हैं nRT by V, तो आप इक्वेशन देखिए, वर्क इज इक्वल टू माइनस nRT by V dV। इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो माइनस nRT बाहर हो जाएगा dV by V। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x क्या होगा, ln x, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा माइनस nRT ln V। लिमिट क्या होगी V1 टू V2, V1 टू V2। अब हम यहाँ से ln को log बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो वर्क आ जाएगा माइनस 2.303 nRT लोगरिथम V2 डिवाइडेड V1। तो ये आपका होगा वर्क डन बाय द गैस और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx by x इक्वल टू ln x log बेस e, और जब भी log बेस e को चेंज करते हैं log बेस 10 में तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, आपको ध्यान रखना है 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमने ln को लोगरिथम में कन्वर्ट किया log बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या इक्वेशन होगी माइनस 2.303 nRT लिमिट फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम V2 माइनस V1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लोगरिथम V2 डिवाइडेड V1। देखो कुछ फॉर्मूले हैं, लोगरिथम mn, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n। अगर लोगरिथम है आपके पास m डिवाइडेड n, तो ये हो सकता है लोगरिथम m माइनस लोगरिथम n। तो यहाँ पे हमने लिमिट लगाई फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये आ गया लोगरिथम V2 माइनस V1, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया V2 डिवाइडेड V1। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट देन T1 V1 becomes equal to T2 V2। और अगर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तो P1 डिवाइडेड P2 becomes equal to P2 डिवाइडेड V1। अब हम इन टर्म ऑफ प्रेशर अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो वर्क जो है रिवर्सिबल में वो फॉर्मूला आता है माइनस 2.303 nRT लोगरिथम P1 डिवाइडेड P2। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला जो है ये होगा फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जब भी आपको किसी भी न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, कैलकुलेट द वर्क डन। अगर गैस एक्सपेंड होती है रिवर्सिबली ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, उसकी वॉल्यूम हो गई 1 लीटर से 10 लीटर और आपको वर्क डन निकालना, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट इरिवर्सिबल में देखिए वर्क डन कैसे कैलकुलेट होगा, हेडिंग डालिए। सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ ध्यान रखना है, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो ये प्रोसेस होगी अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये फैक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है गैस एक्सपेंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इट मींस बात की गई है वहां पर इरिवर्सिबल। और अगर प्रेशर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क आएगा माइनस PdV, या पहले निकाल चुके आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट था तो आपने इक्वेशन लिखी हुई है। तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, वर्क डन फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए आपको ये फॉर्मूले यूज करने।
अगर आपकी गैस एक्सपेंड हो रही है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तब आपका क्वेश्चन है इरिवर्सिबल का, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे वर्क डन निकालने के लिए। और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है रिवर्सिबली, तब आप वर्क डन के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। तब आप इसके बेस पे न्यूमेरिकल लिखिए। देखिए क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expand from 1 liter to 10 liter at 227 degree Celsius. Calculate the work done. First case, if gas expand रिवर्सिबली, और सेकंड में निकालना है कि गैस एक्सपेंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। गैस एक्सपेंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो 2 moles of an ideal gas expand from 1 liter to 10 liter at 227 degree Celsius. Calculate the work done. if gas expand reversibly, तो फर्स्ट केस देखिए, अगर कोई गैस एक्सपेंड हो रही है रिवर्सिबली, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई 1 लीटर टू 10 लीटर, टेम्परेचर अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में एक ही टेम्परेचर पे गिवन है, देखो गैस एक्सपेंड हो रही है इस टेम्परेचर पे, तो इट मींस टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट। तो कौन सा केस हो गया, फर्स्ट है, ये वाला केस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का। तो अब आपको देखिए फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सपेंड हो रही है रिवर्सिबली एट दैट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इट मींस प्रोसेस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब आप क्वेश्चन देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा क्वेश्चन में। फर्स्ट केस के लिए फॉर्मूला लगेगा वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लोगरिथम V2 डिवाइडेड V1। वर्क माइनस 2.303, एन कितने हैं 2, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर 500 केल्विन, लोगरिथम फाइनल वॉल्यूम 10, इनिशियल 1, लोगरिथम 10 होता है 1। तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो वर्क आ गया माइनस 2303 आर। अब आप इसमें देखिए यूनिट आर की यूनिट के बेस पे आप करेंगे। देखिए अगर आर की यूनिट आप रखते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, तो वर्क कितना हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड 8.314 जूल, तो आपका आंसर इतना आएगा। और अगर आप आर की यूनिट रखते हैं 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो वर्क आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड 2 कैलोरी। तो आर की यूनिट के बेस पे आपका वर्क की यूनिट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना। सेकंड केस देखिए, गैस एक्सपेंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो इससे आपको पता लग जाना चाहिए, देखो ये वर्ड दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कौन सा केस है, इरिवर्सिबल। अब आपको वर्क निकालना है इरिवर्सिबल के लिए, तो यहाँ पे आपको प्रेशर भी दिया होगा, गैस एक्सपेंड अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तब आप देखिए वर्क निकालेंगे, यहाँ पर वर्क इसके इक्वल होगा -1, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, गैस एक्सपेंड हो रही है 1 लीटर टू 10 लीटर, तो फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर, इनिशियल 1। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, ये 9, ठीक है 9 आ गया। यूनिट जो होगी डिपेंडिंग अपॉन द, ठीक है आप लगाएंगे, यहाँ पे वर्क आ गया -9 जूल। वैसे यहाँ पर आप देखिए इसको कैसे, यहाँ पे यूनिट ये नहीं होगी, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो एटमॉस्फेयर लीटर। अब ये यूनिट कन्वर्जन कैसे होगी जूल में, अब आप ये देखिए यहाँ पर इरिवर्सिबल में अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपने
10 की पावर 5 पास्कल और 1 बार इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अप्रोक्सीमेटली एटमॉस्फेयर बिकम्स इक्वल टू 1 बार। अब आपको यूनिट कन्वर्जन करनी है। देखो आपके पास एटमॉस्फेयर लीटर, तो आप ये यूनिट यूज करें अगर 1.013 या फिर बार मीटर में यूनिट 10 की पावर 5 इंटू लीटर 1000 ml, बट इसको 10 की पावर -3 मीटर क्यूब में लिखिए। तो यहां से चेंज करें अगर, तो आपके पास यूनिट होगी 1013 न्यूटन पर मीटर। देखो ये यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर, तो 1 एटमॉस्फेयर लीटर किसके इक्वल आ गया 1013 जूल, ये आप कर सकते हो। और 1 बार लीटर 100 जूल, ये आप कर सकते हो। तो ये दोनों जो यूनिट है आपको ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको जूल में लिखनी है यूनिट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यूनिट है ये बन जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 3 जूल। तो जूल में आप निकाल सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको जूल में पूछे। और अगर आपको प्रेशर बार मीटर में है तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आप उसको कर सकते हैं। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई आपकी सेकेंड थर्मोडायनामिक क्वांटिटी वर्क। थर्ड देखिए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय यू और ई। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सिस्टम को, जिसको भी हम अपने पार्ट में कंसिडरेशन में ले रहे हैं अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, उनकी कुछ एनर्जी होगी, अपनी ओन एनर्जी। तो जो सिस्टम की अपनी खुद की एनर्जी स्टोर्ड है, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, द एनर्जी स्टोर्ड विद इन द सिस्टम नोन एज इंटरनल एनर्जी। अब जो सिस्टम, एक पर्टिकुलर सिस्टम आप ले रहे हो, उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अपनी एक इंटरनल एनर्जी है, लेट इट विल बी U1। तो इसमें आपका एक केस आता है कि अगर हमें इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ानी है, तो आपको मैंने पढ़ाया कि एनर्जी के 2 मोड है, हीट और वर्क। इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कैसे बढ़ सकती है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज बाय 2 फैक्टर्स, बाय 2 वेज। अगर हमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो 2 वेज है, या तो हीट सप्लाई कर दो सिस्टम पर या वर्क कर दो। हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, और सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड वे क्या है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो 2 मोड से एनर्जी ट्रांसफर होती है, या तो हीट सप्लाई करके या वर्क डन करके। तो अगर हमें सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो हम एक केस लेके चलते हैं इसको। इनिशियली इंटरनल एनर्जी है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी है U1। इस सिस्टम पर Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर दी आपने और W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी आएगी वो कितनी होगी, U1 प्लस Q प्लस W, और फाइनल इंटरनल एनर्जी को नाम दें U2। फाइनल इंटरनल एनर्जी है इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है प्लस जितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करी सिस्टम में और जितना वर्क किया। यहाँ से अगर हम चेंज निकालें इंटरनल एनर्जी में कितना होगा, तो वो किसके इक्वल आएगा, Q प्लस W। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U किसके इक्वल आ गया, सम ऑफ 2 quantities। Change in internal energy of a system is equal to the sum of heat supplied to the system, work is done on the system। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप आगे भी पढ़ोगे। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।
किया हीट, तो आप उससे देखिए कौन कौन से फॉर्मूले आपके ट्रेस होते हैं वन बाय वन। आप इसको स्टडी करेंगे हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो कुछ न्यू पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं वो देखिए। अब आपने पढ़ा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। सबसे पहले बात आती है इफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगी चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, नोट करते रहना बेटा ये पॉइंट। दोनों ही प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, लेकिन कंडीशन है आइसोथर्मल, ठीक है, कंडीशन है आइसोथर्मल, तो टेम्परेचर क्या रहेगा कांस्टेंट। और सभी बच्चों को ध्यान रखनी है जो चेंज होता है इंटरनल एनर्जी में इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जब सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होगा आइदर बाय सप्लाइंग हीट और बाय डूइंग वर्क, तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो अगर आपकी कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल कंडीशन पे है तो आपको ध्यान रखना है अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा U क्या होगा 0, तो वहां पर Q बिकम्स इक्वल टू माइनस W। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ प्रोसेस टेक प्लेस आइसोथर्मली both reversible or irreversible, then delta U becomes equal to 0, then Q becomes equal to minus W। अब आपने इसके लिए अलग अलग एक्सप्रेशन किया ही हुआ है। अगर रिवर्सिबल है तो रिवर्सिबल में इसके इक्वल होगा 2.303 एंड RT लोगरिथम V2 माइनस V1, माइनस यहाँ आ गया, जो आपने यहाँ लिखा हुआ था ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। और अगर ये रिवर्सिबल के लिए और ये रिवर्सिबल है तब भी Q माइनस W होगा, बट वो किसके इक्वल होगा PdT। बट दोनों ही केस में आइसोथर्मल अगर है तो डेल्टा U 0 होगा। तो अगर आपको हीट निकालनी है तो आप इसे ऐसे निकालोगे, दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूला होगा। तो ये आपका किसके लिए हो गया आइसोथर्मल। अगर आपकी प्रोसेस आइडियाबैटिक है, ड्यूरिंग आइडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता है आइडियाबैटिक मींस आइडियाबैटिक पोल्स कैसे होती है नॉन कंडक्टिंग, हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। तो आइडियाबैटिक में नो हीट ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो क्यों क्या हो गया 0। तो वहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगा, सारे का सारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी वो होगी ड्यू टू वर्क। हीट सप्लाई नहीं होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में हीट का कोई रोल नहीं है। सारे का सारा जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो कौन से मोड से हो रही है, वर्क से। तो वहां पे डेल्टा U किसके इक्वल आएगा, सिर्फ इक्वल्स टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। क्यों आइडियाबैटिक में क्या होगा 0। एक अब हमारे पास केस आता है फ्री एक्सपेंशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री एक्सपेंशन, अगर आपकी कोई भी गैस किसी कंटेनर में बाहर से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है ही नहीं, वैक्यूम में बात होती है, वैक्यूम में। फ्री एक्सपेंशन मतलब वैक्यूम में अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, कोई पिस्टन लगा है, यहाँ पे मूविंग पिस्टन है, यहाँ पे गैस एक्सपेंड होती जा रही है, ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर है ही, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर 0, इसी को बोला है फ्री एक्सपेंशन। गैस एक्सपेंड होती जा रही है, एक्सटर्नल प्रेशर अगर हम 0 मान के चले, P एक्सटर्नल 0 है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर है ही, वैक्यूम में बात करें तो P एक्सटर्नल 0 है, तो उस केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0, Q भी 0 होगा और वर्क भी 0 होगा। तो फ्री एक्सपेंशन अगर वैक्यूम ही है बाहर, तो ना तो हीट सप्लाई हो रही गैस के अंदर, ना ही वर्क हो रहा और ना ही इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही। तो अगर गैस एक्सपेंड हो रही है फ्री, गैस एक्सपेंड अंडर वैक्यूम, अगर कोई क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन है तो वहां पे कुछ भी नहीं हो रहा, ऑल दीज कंडीशंस होंगी वो 0 होंगी, ना तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ना ही हीट, ना ही वर्क। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्री एक्सपेंशन के केस में 0 होगा। तो इसके बेस पे अगर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं आपके, तो वो आप देखिए किस तरह से होंगे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपको
क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज। देखिए, नो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट सिस्टम ने जो एब्जॉर्ब नहीं की तो क्यों क्या हो गया, 0। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो आप साइन कन्वेंशन देखिए, यूपीएससी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव। तो आपको बताना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, Q प्लस W एज नो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, तो ये क्या हो गया, 0। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो सारे का सारा जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो किसकी वजह से, ड्यू टू वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ होल डज द सिस्टम हैव, ये आपको कैसे पता लगेगा, आप देखिए अगर हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रही सिस्टम में तो नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो आपकी कैसे होल्स होंगी सिस्टम की, आइडियाबैटिक होल्स, आइडियाबैटिक होल्स, नॉन कंडक्टर, हीट कैन नॉट पास थ्रू इट। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क हो गया 0, बट Q अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, इतनी हीट सिस्टम से बाहर गई है, तो हीट क्या होगी, नेगेटिव। देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख रही हूँ, अगर आपके सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम में हीट सप्लाई हो रही है, तो आपका पॉजिटिव होगा, और वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, हीट सप्लाइड आउट ऑफ द सिस्टम है, तो आपका नेगेटिव होगा। अब आपको चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो डेल्टा U किसके इक्वल आ गया, Q प्लस W, ये 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट टेकन आउट बाय द सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ होल डज द सिस्टम हैव, अब आप इसमें देखिए अगर हीट सप्लाई हो रही है, सिस्टम से बाहर सप्लाई हो रही है, तो कैसे इक्वल है, थर्मली कंडक्टिंग होल्स, थर्मली कंडक्टिंग होल्स मीन्स हम कह सकते हैं डायथर्मिक होल्स। तो इससे हम बता सकते हैं कि जो सिस्टम है उसकी होल्स कैसी होंगी। अगर कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा तो आइडियाबैटिक होल्स होती है, और अगर कंडक्टर से हीट कैन इजीली पास इनटू द सिस्टम या आउट ऑफ द सिस्टम, तो आपकी होल्स कैसी होंगी सिस्टम की, डायथर्मिक होल्स। तो सिंपल आप इसको साइन के अकॉर्डिंग बता सकते हो। जैसे अगर आपसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे इसी तरह से, ये तो हो गया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और अगर आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंग पूछे तब भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ 5 किलोजूल ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम and 50 kilojoule of work is done by the system, तो आपको चेंज निकालना है इंटरनल एनर्जी में। अब आप देखिए हीट सप्लाई टू द सिस्टम, तो हीट सिस्टम में सप्लाई हुई है तो प्लस 5 किलोजूल, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क कैसा हो गया, नेगेटिव। तो आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे Q प्लस W, तो ये 5 प्लस ये माइनस 50, तो आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा, माइनस 45 किलो जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मीन्स जो इंटरनल एनर्जी चेंज है उससे क्या हुआ है, जो सिस्टम है उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि माइनस 50 से वर्क इज डन बाय द सिस्टम हुआ है, तो माइनस 45 किलो जूल एनर्जी से सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हुई है, ये शो कर रहा है। तो इससे आप ये सिंपल क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए। अब आप क्वेश्चन है 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, इनिशियल वॉल्यूम है 2 लीटर ऑफ 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर है 10 एटमॉस्फेयर, एक्सपेक्ट
वैक्यूम। तो किसका केस हो गया बेटा ये? अभी मैंने आपको कराया है फ्री एक्सपेंशन का, जिसमें आपका पी एक्सटर्नल जो है वो आपका 0 है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0 है। जो गैस के ऊपर बाहर से प्रेशर लग रहा है वो आपका नहीं है यहाँ पे वैक्यूम में। अंटिल इट्स टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर। तो फाइनल वॉल्यूम है 10 लीटर। गैस एक्सपेंड हो रही है इनटू वैक्यूम कब तक? जब तक उसकी वॉल्यूम 2 लीटर से 10 लीटर नहीं हो जाती। हाउ मच हीट और वर्क इज डन ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन? तो आप देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसमें निकालेंगे तो आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो फ्री एक्सपेंशन अगर है तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा, डेल्टा यू इस केस में 0 होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू पी V2 माइनस V1। एज एक्सटर्नल प्रेशर 0 है तो ये भी फैक्टर क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर इस केस में क्यू भी क्या होगा? 0 और वर्क भी क्या होगा? 0। तो आपको बिना कैलकुलेशन के इस क्वेश्चन में बताना चाहिए। अगर ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, आपको आंसर में 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, तो सिर्फ आप ये वर्ड देखिए गैस एक्सपेंड इन ए वैक्यूम आइसोथर्मली, देन डेल्टा यू भी 0, क्यू भी आपका 0 होगा, डब्ल्यू भी 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? अगर आपका सेम क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन अगर आपकी स्टेटमेंट आती है कैलकुलेट द वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, कैलकुलेट द वर्क अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, तब आप क्या करोगे? अगर आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर गिवन है, आपको निकालना है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, तो अब आपको वर्क निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होगा वर्क के लिए? माइनस पी डीवी। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, देखो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, ये आपको मैंने अभी कराया है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल है। तो वर्क इस केस में क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है 1, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 कितना हो गया? 8। प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो ये आपका आंसर रहेगा वर्क। और अगर आपको इसको जूल में चेंज करना है तो -8 इंटू 101.3 जूल, तो ये आपका आंसर रहेगा। और सेम क्वेश्चन अगर आपको स्टेटमेंट देते हैं कैलकुलेट द वर्क इफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे वर्क के लिए? -2.303 nRT लोगरिथम V2 डिवाइडेड V1। आइसोथर्मली है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूछा होगा कैलकुलेट द वर्क इफ गैस एक्सपेंड रिवर्सिबली एट 27 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से इसमें मेंशन होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तब आप वर्क को यहाँ पे कैसे निकालेंगे? एन नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन में जितने गिवन होंगे उतने आप रखेंगे। सपोज 1 मोल है, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, टी टेम्परेचर इन केल्विन, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। तो आप इसको सोल्व करेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन में आपको वर्क निकालना है या हीट निकालनी है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो इरिवर्सिबल का केस होगा -PD। और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है रिवर्सिबली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे लोगरिथम वाला। और अगर गैस एक्सपेंड हो रही है इन अ वैक्यूम, फ्री एक्सपेंशन का केस है, तो आपका वर्क जो होगा वो 0 होगा, हीट भी क्या होगी? 0 होगी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? 0। आइसोथर्मली अगर कंडीशन है, ध्यान रखना है, अगर कंडीशन आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0 होता है। इफ कंडीशन आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू 0 होता है। ये आपने वर्क निकालना है तो क्यू किसके इक्वल आएगा? -W। तो वहां से ये मैंने कराया आपका वर्क डन निकालना।
आइसोथर्मल है इस क्वेश्चन में, तो आइसोथर्मली में तीनों ही कंडीशन में डेल्टा यू 0 होगा, Q बिकम्स इक्वल टू माइनस W। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड